अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद यूनुस बलोच। जैसे कि आप सबको पता है कि हम सिंध पुलिस कांस्टेबल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड की है, वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो भी लाजमी देखना, मैंने इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। देखिए यहाँ पर जो हमारा टाइटल है कंप्लीट सिलेबस, इससे पता चल रहा है कि हम कंप्लीट सिलेबस कवर करने जा रहे हैं। मतलब इसमें इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मदर टंग जिसमें उर्दू, सिंधी, इस वीडियो में हम सब ये कवर करने जा रहे हैं, तो इसलिए ये वीडियो लेंदी होगी। ठीक है, आपको कंप्लीट देखना है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच प्रीपोजिशन शुड फिल इन दी ब्लैंक। देखिए प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, प्रीपोजिशन क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ही इज फाउंड डैश म्यूजिक, यहाँ पे क्या आ सकता है ऑफ, फॉर, विथ, टू। अब देखो ये बिल्कुल इजी है, तो आपको पता है इसका जो ऑप्शन है वो ऑफ है। ही इज फाउंड ऑफ म्यूजिक। देखें मैं आपको जो एमसीक्यूज दे रहा हूं तो ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं। तो आप ज़ाहिर है ये जो वीडियो देख रहे हैं ये क्यों देख रहे हैं, तो मैं यहाँ आपको एक बात बताना चाहूँ। यहाँ पर जो एक लफ्ज़ है फिक्स्ड प्रीपोजिशन, देखें क्या फिक्स्ड प्रीपोजिशन, ये मैंने लिखा फिक्स्ड प्रीपोजिशन। ठीक है, तो आपको ये फिक्स प्रीपोजिशन याद करने हैं। ठीक है, अब देखिए ये फाउंड है, इसके साथ हमेशा हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें आपके पास कुछ एक जुमला है इंसिस्ट, इंसिस्ट ऑन, इंसिस्ट जो है अपने साथ वो फिक्स से ऑन यूज करते हैं। इसके अलावा डिपेंड ऑन, ठीक है, डिपेंड ऑन हो गया। और देखिए एक लफ्ज है प्राउड ऑफ, तो प्राउड के साथ हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अब यहाँ पे फॉन्ट ऑफ लिखा हुआ है। इसी तरह कंसिस्ट, कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, कंसिस्ट, कंसिस्ट ऑफ। अब यहाँ पर देखें ये जो है फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, इसका मतलब ये है कि आपको ये याद करने होंगे। ठीक है, देखें ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, मैं इसकी पीडीएफ आपको सेंड करूँगा, तो उसमें मैंने काफ़ी जो है ना वो फिक्स प्रीपोजिशन जो वर्ड है वो मैंने लिख के रखे हैं। ठीक है, तो आपको आसानी से आप वही याद करें। देखिए ये टेस्ट हमारे बीपीएस 17 की है, तो ये इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। और ये जो फिक्स प्रीपोजिशन है ये आपको याद करने होंगे, और मैं आपको जब पीडीएफ सेंड करूँगा तो उसमें ये सारे लिखे हुए हैं, तो इसमें परेशान नहीं होना है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देखें, शी इज़ इंटरेस्टेड दैश लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। अब देखें, अब यहाँ पे भी हमें फिक्स प्रीपोजिशन की बात कर रहे हैं। देखिए इंटरेस्टेड जो वर्ड है ये हमेशा अपने साथ इन का यूज़ करें, इंटरेस्टेड इन, शी इज़ इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। तो ये याद करें कि कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं वो आपको सिर्फ याद करने, और ये बिल्कुल ईजी है, मुश्किल नहीं है। मैं सारे ये मैंने जो ना अपने जो पीडीएफ है उसमें मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, वो आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 देखें, दे अराइव्ड। अब यहाँ पे भी क्या आपको पता है, अराइव्ड अपने साथ हमेशा क्या इस्तेमाल करता है, अराइव के साथ हम एट का इस्तेमाल करते हैं। दे अराइव्ड एट द एयरपोर्ट जस्ट इन टाइम टू कैच देयर फ्लाइट। तो याद रखें ये हमारे फिक्स प्रीपोजिशन है, और ये पेपर में आ सकते हैं, और ये बिल्कुल ईजी होते हैं। तो मैं कुछ मैंने लिखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में रिपीट हुए हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग। अब देखें आपके पेपर में सिनोनिम आ सकते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में दिए हैं कि आपके पेपर में सिनोनिम भी आएंगे। ठीक है, तो बहुत इजी होंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये जो वर्ड है वेग, इस वेग की क्लोजेस्ट मीनिंग क्या है, मतलब इसका सिनोनिम क्या हो सकता है। ठीक है, देखें वेग की जो अपनी मीनिंग क्या है वो है नॉट क्लियर। ठीक है, वेग अगर आप बोलते हैं, हम जिसे उर्दू में कहते हैं मबहम, जो क्लियर ना हो, जाहिर ना हो, उसको हम वेग कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वर्ड लिखा है वो क्लियर, इसकी तो मीनिंग क्लियर है, मतलब ये इसका अपोजिट वर्ड है। ठीक है, एम्बिगुअस, ये एम्बिगुअस की मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग होती है मबहम, मतलब एक ऐसी चीज़ जिसमें आप क्लियर नहीं हो, नॉट क्लियर। स्पेसिफिक तो ये खास होता है, क्लियर होता है। और ऑब्वियस की मीनिंग भी क्या है, क्लियर है। ऑब्वियस और क्लियर ये आपस में सिनोनिम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेग है उसका ऑप्शन क्या है, एम्बिगुअस, इसके मतलब है मबहम, तो ये इसका सिनोनिम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, सिनोनिम्स इनक्रेडिबल। अब इनक्रेडिबल की मीनिंग आपको पता है, इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग है नाकाबिल यकीन। तो आप यहाँ पर जब इनके ऑप्शन देखेंगे, देखें यहाँ पर जो पहला हमारा वर्ड लिखा हुआ है अनबिलीवेबल, तो आप समझ गए हैं कि ये इसकी सिनोनिम है, तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो ऑर्डिनरी है इसकी मीनिंग है तो आम। ठीक है, ये जो मेरा सी ऑप्शन है प्लॉजिबल, देखें ये इसके अपोजिट है, इनक्रेडिबल और प्लॉजिबल। प्लॉजिबल की होता है बिलीवेबल, मतलब जो काबिल यकीन हो। ठीक है, ऑप्शन डी रियलिस्टिक, इसकी मीनिंग आपको पता है, ये प्रैक्टिकल, जो रियलिस्टिक होते हैं, हकीकत पसंद होते हैं, ये उसकी मीनिंग है। मतलब यहाँ पर जो इनक्रेडिबल जो इसकी सिनोनिम है वो है अनबिलीवेबल। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, सिनोनिम्स ऑफ वेरी। अब यहाँ पर जो वेरी है उसकी मीनिंग क्या है, आपको पता है वेरी की मैंने थका हुआ, तो आप यहाँ थका हुआ मीनिंग से आप समझ जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये एनर्जेटिक लिखा हुआ है, और रेस्टेड लिखा हुआ है, और फ्रेश लिखा हुआ है, इनमें से कोई भी इसकी मीनिंग थका हुआ नहीं है। तो यहाँ पर जो एग्जॉस्टेड लिखा हुआ है ऑप्शन ए, ये हमारा क्या हो गया,
करेक्ट हो गया। ठीक है, तो सिनोनिम्स आपको आने चाहिए। अच्छा, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग। अब देखिए यहाँ पर जो अपोजिट की बात कर रहे हैं, सिनोनिम भी आ सकते हैं और आपके अपोजिट एंटोनिम भी आ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर लफ्ज़ क्या हुआ, करेजियस। करेजियस की मतलब क्या है, हिम्मत वाला, जिसके पास जिसकी हिम्मत हो। ठीक है, जो हिम्मत रखता हो उसको हम करेजियस कहते हैं। बी सी डी ऑप्शन है, रिजोल्यूट, डेयरिंग, ब्रेव। इस इनकी सबकी मीनिंग जो है ना वो सेम है, ये इसके सिनोनिम है, करेजियस ये इसके सिनोनिम होते हैं। तो यहाँ पर जो हिम्मत वाला होता है तो जाहिर है इसका जो करेजियस इसकी जो अपोजिट होगी वो क्या होगी, फेयरफुल। तो जो घबरा हुआ है, जो खौफ हो जिसमें, तो उसको हम कहते हैं फेयरफुल। और करेजियस जो बेखौफ हो, ठीक है, जिसको डर ना हो, तो उसको हम करेजियस बोलते हैं। ये इसकी अपोजिट है, तो वर्ड अपोजिट आपको आने चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कह रहे हैं एंटोनिम्स, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग। टिमिड, टिमिड की मीनिंग क्या है, बुजदिल। ठीक है, जो मतलब बुजदिल होता है, डरपोक होता है, उसको हम टिमिड कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें, इसकी हमें क्या करें, अपोजिट देखनी है। यहाँ याद करें, ये जो मैंने 3 वर्ड लिखे हैं ना, मीक है, हेजिटेंट और रेटिसेंट, ये तीनों इसके सिनोनिम है। मतलब इन तीनों की मीनिंग जो है ना वो बुजदिल है, जो डरते हैं उनको कहते हैं। ठीक है, ये इसके सिनोनिम है। मैं आपको इसलिए ये लिखे हुए हैं ताकि आप इनको भी आसानी से याद कर सकें। लेकिन यहाँ पर जो टिमिड बुजदिल है, तो इसका ऑप्शन जो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, बोल्ड, बहादुर, ये इसका ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड। अब देखें ये तो बिल्कुल इजी है, तो मैंने ये इसलिए लिखा हुआ है कि आपके जो पेपर होंगे उसमें सिंगुलर प्लूरल के भी क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए चाइल्ड इसकी प्लूरल क्या हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन है चाइल्ड्स, ठीक है, चिल्ड्रंस और चिल्ड्रन और चाइल्ड्स। अब आपको पता है कि इसके ऑप्शन क्या है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन गलत है, चाइल्ड, क्योंकि देखें कुछ ऐसे आपके पता नाउन होते हैं जो इरेगुलर होते हैं, मतलब उनकी जो फॉर्म ऐसे नहीं होते। जैसे अगर अगर आप थोड़ा 1 मिनट देखें, मैं आपको सिंगुलर प्लूरल के रूल थोड़ा बताना चाहता हूँ। देखें रूल 1 क्या होता है। ठीक है, रूल 1 आपको पता है सिंगुलर प्लूरल के बहुत आसान है। आप किसी वर्ड में एस दे, जैसे कि मैंने कहा फैन, तो आपको फैन का क्या किया, फैंस किया। इसी जगह मैंने कहा बॉय, तो आपने बॉय का बॉयज किया। ठीक है, ये आसान होते हैं। ठीक है, रूल 2, ये रूल 1 है हमारा। रूल 2 देखें, देखिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि ये आसान है। ठीक है, रूल 2 में क्या होता है कि आप किसी नाउन में ई एस देते हैं। ठीक है, ई एस का इजाफा करते हैं। ये कब करते हैं, आप देखिए किसी भी नाउन के एंड में आपको सी एच, एस एच, एक्स, ओ, जेड, एस के पास उनके पास ये लफ्ज़ लेटर नज़र आ जाए तो आप समझ जाए उनमें ई एस का इजाफा करना है। ठीक है, जैसे मैंने एक लफ्ज़ लिखा आपके पास वॉच, अब यहाँ पे वॉच का जब प्लूरल बनाएंगे तो क्या होगा, वॉचेस। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, वॉचेस हो गया। इसी हिसाब से मैंने लिखा कैच। ठीक है, तो इसको हमने क्या करेंगे, कैचेस। ठीक है, इसी हिसाब से अगर हमने कोई वर्ड लिखा फैक्स, तो हम इसको प्लूरल क्या करेंगे, फैक्सेस। तो मतलब ये जो आखिर में वर्ड आ रहे हैं, ये जो लेटर आ रहे हैं, तो आप इनको इसी तरह से प्लूरल करेंगे। ये रूल नंबर हमारा क्या हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, अच्छा रूल नंबर 3 में क्या होता है, देखें रूल नंबर 3 में क्या होता है कि आप किसी अगर लास्ट में वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, ये आपको पता होंगे, वावल और कॉन्सोनेंट आपको पता होंगे। ठीक है, अगर लास्ट में वाई है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो उस वाई को हम रिमूव करके आई ई एस के इजाफा करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने एक लफ्ज़ लिखा फ्लाई, अब इसको वाई को हम रिमूव करके क्या करेंगे, इसको फ्लाइज करेंगे। ठीक है, अब दूसरा देखें बॉडी। ठीक है, बॉडी को प्लूरल करेंगे बॉडीज। ठीक है, वाई को हम रिमूव करेंगे। इसी तरह बेबी, तो बेबी को प्लूरल करेंगे तो ये क्या हो गया, बेबीज हो गया। तो ये हमारे सिंगुलर प्लूरल के थोड़े रूल होते हैं। ठीक है, अगर ये आपको इजी लग रहा है तो आप स्किप कर सकते हैं वीडियो, कोई बात नहीं, आप आगे जाके देखें, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा रूल नंबर 4 देखें। रूल नंबर 4 क्या होता है कि अगर किसी वर्ड के आखिर में जो ना वाई हो पर वाई से पहले क्या हो, वॉवेल हो, तो आप उसमें क्या करना है, सिर्फ एस का इजाफा करना है। ठीक है, यहाँ पर कॉन्सोनेंट की बात हुई, यहाँ पर वॉवेल की बात हो रही है। सिंपल लफ्ज है, देखिए आपने लफ्ज बॉय, बॉय, अब देखें वाई से पहले क्या है, वॉवेल है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एस का इजाफा करेंगे। इसी तरह आप देखो की वर्ड देखा, आपने देखा कि वाई से पहले क्या है, वॉवेल है, तो हमने इसका एस का इजाफा किया। ठीक है, इसी तरह आप देखेंगे टॉय, तो टॉय में आपने क्या कर दिया, तो टॉय में आपने क्या कर दिया, ट्वाइस कर दिया। तो आप ये समझ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा जल्दबाजी कर रहा हूँ, तो ट्वाई और तो ये ट्वाइस हो गया। तो मतलब ये है अगर वाई से पहले आपको कोई वॉवेल है तो आप उसमें एस का इजाफा करें, और अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो उसमें आप वाई को रिमूव करके आई ई एस का इजाफा करेंगे। ठीक है, एक और रूल एक और देखते हैं, रूल नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, रूल नंबर 5 में क्या होता है, अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में आपको ई एफ या एफ ई मिल जाए, ठीक है, तो आप इनको रिमूव करके वी ई एस का इजाफा करेंगे। तो ये बिल्कुल आसान है, जैसे कि हमने लगा वाइफ,
तो वाइफ का हम क्या करेंगे, वाइफ्स करेंगे, मतलब यहाँ एफ ई को हटाकर हमने वी एस किया। इसी हिसाब से आपने लिख लफ्ज़ थीफ, थीफ के मैंने चोर, ठीक है। अब आपने अब क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ एफ को रिमूव करना है, यहाँ पे क्या करना है, थीव्स करना है। इसी तरह आप देखें नाइफ, ठीक है, नाइफ में आपने क्या किया, जो है आपने एफ ई को हटाकर क्या कर दिया, नाइफ्स कर दिया। तो ये एक रूल होता है, इस हिसाब से जो है ना आपको ये जो है ना करना चाहिए, ठीक है। मैं ज़रा पेन चेंज कर लूँ। अच्छा, इसमें जो है ना कुछ एक्सेप्शन होते हैं। क्या होते हैं, एक्सेप्शन। अच्छा, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, मतलब उनके अगर आखिर में एफ ई एफ हो तब भी हम क्या करते हैं, उनमें हम एस का इजाफा करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है ग्रीफ, और जब हम इसको प्लूरल बनाते हैं, ठीक है, ग्रीफ को अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या करेंगे, ग्रीव्स, ठीक है। अच्छा, एक और लफ्ज़ देखें, प्रूफ, और उसको जब प्लूरल बनाएंगे तो क्या होगा, प्रूफ्स होगा, ठीक है। अच्छा, इसी के अलावा एक और लफ्ज़ है रूफ, तो इसको क्या करेंगे, रूफ्स करेंगे। जैसे कि हमारे पास एक लफ्ज़ है बिलीफ, तो ये क्या होगा, बिलीव्स, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं कि इनके जो है ना इनके लास्ट में एफ ई एफ है, लेकिन फिर भी हम इनमें क्या करेंगे, इनमें हम सिर्फ एस का इजाफा करेंगे, इसमें हम एफ ई या एफ को रिमूव नहीं करेंगे। तो ये एक दो वर्ड आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं। अच्छा, ये देखें, अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा इर्रेगुलर नाउन। क्या लिखा मैंने, इर्रेगुलर नाउन। जैसे कि इर्रेगुलर वर्ब होते हैं, इसी तरह इर्रेगुलर नाउन होते हैं। देखिए मैंने अब एक, जैसे कि एक वर्ड है चाइल्ड, तो हमने इसको प्लूरल जब बनाएंगे क्या होगा, चिल्ड्रेन, ठीक है। इसी तरह हम जब ऑक्स करेंगे तो ऑक्स को हम क्या करेंगे, ऑक्सिन। याद है मैंने कहा किसी लफ्ज़ के आखिर में अगर एक्स आ जाए तो उसमें ई एस का इजाफा करते हैं, लेकिन याद करें ये जो इर्रेगुलर नाउन है इनकी कोई कानून वगैरह कुछ भी नहीं होता है, तो इनको क्या करना है, ऑक्स का हम ऑक्सिन करेंगे। इसी तरह अगर हम फुट लिखेंगे तो उसका क्या होगा, फीट होगा, और इसी तरह अगर हम मैन लिखेंगे एम ए एन, तो इसका हम एम ई एन मैन करेंगे। तो ये इस तरह के जो है ना इर्रेगुलर नाउन होते हैं, और इनको इसी तरह याद करना है। देखिए इनकी लिस्ट मैंने बनाई है, इर्रेगुलर नाउन की मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, तो इंशाल्लाह जब मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगा तो ये सारे नाउन उसमें मौजूद होंगे, ठीक है। अब देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द फेमिनाइन जेंडर ऑफ लाइन, ठीक है। अब देखें जो जेंडर है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके पेपर में आएंगे। तो यहाँ पर ज़ाहिर है इसका सिंपल जो फेमिनाइन है वो क्या है, लाइनेस है, कि क्या है, लाइनेस। अच्छा, याद रखें इस तरह के जो जेंडर की एक लिस्ट है वो भी मैंने बना के रखी है, तो जो है ना वो भी लिस्ट मैं आपको जब पीडीएफ सेट करूँगा तो वो लिस्ट आप सारे पढ़ लेना, वो भी आपको काम में पेपर में इंशाल्लाह काम आएंगे। अब आगे चलते हैं। देखें मैंने ये जो वीडियो है मैं आपके लिए बना रहा हूँ, मैंने बहुत मेहनत की है, ठीक है। तो मैं आपसे उम्मीद रखूँगा कि आप मुझे लाइक कमेंट्स और शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। तो इतने दिनों के बाद मैं अगर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो मैंने आपके लिए जो पेपर बनाए हैं मैंने बहुत मेहनत की है, मैं बैठ के कंप्यूटर में खुद मैंने कंपोज किए हैं और आपके लिए मैंने बनाए हैं। तो आपका भी हक बनता है कि जो है ना आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स दें, लाइक करें, और इंशाल्लाह इस काम को हम कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। अब ये तो मैंने वीडियो कंप्लीट जो है ना सिलेबस की बना दी है, इसके अलावा मैं कोशिश करूँगा कि मैं हर टॉपिक पे अलग अलग वीडियो बनाऊँ, क्योंकि इसमें बहुत मुझे टाइम लगा है। तो ये मैं इसलिए इसके अलावा मैं अलग अलग से बनाऊँगा, ठीक है। इसमें बहुत मुझे टाइम लगा है, अगर मैं 2-3 दिन वीडियो अपलोड नहीं की इसी की वजह से कि मेरा सारा कंप्लीट किया हुआ था, ठीक है। खैर चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब देखें ये भी आपके पास पेपर में आएंगे, तो सेंटेंस ग्रामर होते हैं, ग्रामर, ये ग्रामर का पोर्शन आ गया। तो इसमें से जुमला कौन सा सही है, दे गोज। देखिए दे के साथ आपको पता है कि गोज इस्तेमाल नहीं करते हैं, ही शी इट सिंगुलर नेम के साथ करते हैं। दे गो टू स्कूल टुगेदर, दे गोइंग के बाद दे आर होता, दे आर गोइंग फिर सही होता, ठीक है। दे गोन और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती है, दे वेंट होता, तो फिर ये ऑप्शन सही होता है, लेकिन हमारा ऑप्शन बी क्या हो गया, ये करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब फिर से ग्रामर का मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, शी हैड रिटन द लेटर यस्टरडे, ठीक है। यहाँ पे शी हैज रिटन द लेटर यस्टरडे, यहाँ पे लिखा है शी रोट द लेटर यस्टरडे, ऑल ऑफ द अबव। ये जितने ऊपर सेंटेंस है क्या ये सब सही है या इनमें कोई एक ऑप्शन सही होगा, आपको आसानी से पता चल गया कि हमारा सी ऑप्शन ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। देखें अगर कोई ऐसा टेंस जिसमें यस्टरडे आ जाए तो वो पास्ट सिंपल होता है, यस्टरडे हो गया, इसी हिसाब से आपको अगो लफ्ज मिलेगा, ठीक है। 2 days अगो, 3 days अगो, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट का वर्ड आपको आएगा इन 2024, इन 2023। इस तरह के जो वर्ड आएंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो हमारे क्या है, पास्ट सिंपल टेंस है। तो ये यहाँ पर ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ कभी भी यस्टरडे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और ये हमारा जो पास्ट परफेक्ट है, याद रखें पास्ट परफेक्ट को पहले तो हम अकेले यूज़ नहीं करते हैं, इसके साथ हम पास्ट सिंपल मिलाते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सी करेक्ट हो गया। मैंने टेंस की वीडियो अपलोड की है, तो इंशाल्लाह वो सब जो 12 टेंस मैंने अपलोड किए हैं, तो आपको कभी टाइम मिले तो 5 औकात में वो टेंस सारे वीडियो देखना, तो आपको उसमें बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं।
देखें अब जो आ गया हमारा मैथ का पोर्शन आ गया, ठीक है। अब मैथ का पोर्शन बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स होना है और इसको हल करना है, ठीक है, मैथ के पोर्शन को, ठीक है। मैं पहले इसको सेट कर लूँ। देखें हमारा इसमें मैथ का बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है, ठीक है। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ, अब यहाँ पर देखें ये जो ब्रैकेट है आपको पता है जब भी इस तरह का ब्रैकेट आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसका मतलब ये यहाँ पे जो 2 है वो 4 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर यहाँ पे प्लस की निशानी, और 2 जो है 5 से भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ब्रैकेट जब भी ब्रैकेट के पास कोई मतलब नंबर आ जाए तो ये समझो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी निशानी नहीं है तो मतलब ये मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं आपस में। तो यहाँ पे 2 4 ज़ा 8, ठीक है, 2 5 ज़ा 10, तो आपको पता है 10 और 8 कितने हो गए 18, तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई। अभी देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी है। जब भी आपको इस तरह का नंबर आ जाए 3x + 7 = 22, तो बिल्कुल इसका एक रूल होता है। आपको क्या करना है, देखें मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर जैसे 3x + 7 = 22, तो आपको क्या करना है, ये x की जो है वैल्यू है वो मालूम करनी है। यहाँ पर ये हम यहाँ पे कह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3x लिख के और यहाँ बराबर की निशानी देंगे, और यहाँ पर जो प्लस है अगर वो बराबर के उस तरफ जाए तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। मैंने पहले वीडियो में आपको जो मैथ का मैंने पोर्शन पढ़ाया तो आप उसमें लाजमी देखिए, ठीक है। अच्छा अभी देखिए यहाँ पे 3x, अब क्या हो गया, हमने 22 में से जब हम 7 माइनस करेंगे तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 15 लिख दिया, ठीक है। 22 में 7 के तो 15 बच गए। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे लिखता हूँ, अब क्या करना है, ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3x = 15। अब यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पर जब 3 मल्टीप्लाई कर तो बराबर को उस तरफ क्या जाएगा, ये डिवीजन करेगा, डिवाइड करेगा आपस में, ठीक है। यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो हमारा जवाब क्या आ गया, x = 5, ये जवाब आ गया। तो हमारा ऑप्शन का है, ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। देखें मैं आपको एक बात बताऊं इसमें, तो मैंने पहले भी आपको कहा था, मैं यहाँ भी कह रहा हूँ, अगर कोई इस तरह यहाँ पर इस तरह के बराबर हो, यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ माइनस करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस करेंगे, अगर यहाँ पे डिवीजन है तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे हम डिवीजन करेंगे। ये एक रूल आपको याद रखना है इसमें, ठीक है। इस तरह के जब सवाल आते हैं तो बहुत कुछ के लिए, कुछ को तो आसान लग रहे हैं और कुछ के लिए शायद ये मुश्किल हो, ठीक है, पर आसान है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा सवाल है ये इस तरह है, 1/4 डिवाइडेड बाय 1/5, ये इस तरह लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको हमें हल करना है, ये बहुत ही आसान होते हैं। देखिए 1/4, यहाँ पे जो डिवीजन की निशानी उसको मल्टीप्लाई में बदलना है, और यहाँ पर जो आपका जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर जाएगा और न्यूमिनेटर हम नीचे लिखेंगे, तो 5/1 हो गया, ठीक है। तो हमने इनको आमने सामने क्या करना है, ज़रब करना है, 5 1 ज़ा 5, 4 1 ज़ा 4। अब ये आपस में कट नहीं रहे हैं तो 5/4, अब 5/4, ये देखो 5/4, बाकियों में नहीं है, तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। मैं थोड़ा स्लो बोलने की कोशिश करूंगा, असल में कोशिश करता हूं कि वीडियो लेंथी होगी, आप बोर ना हो जाए, पर कोशिश करें वीडियो को आप कंप्लीट देखें, आपको बहुत फायदा होगा। मैं फिर कह रहा हूं, मेरा काम है आपको मोटिवेट करना, आपको हौसला दिलाना। आप 1-2 घंटे की वीडियो देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, तो क्यों ना हो अपने फ्यूचर के लिए ये 1 घंटे की वीडियो आप देखें। तो रिलैक्स होकर सुकून से देखें, हैंड फ्री लगाएं, अपने कमरे में बैठें और उनको रिलैक्स होकर देखना और नोट करना एक एक चीज़ को। तो इस तरह क्वेश्चन आएंगे, बच्चे बराबर पूछते सर यही क्वेश्चन आएंगे, भाई इनसे आपको आइडिया मिलता है। क्वेश्चन एग्जैक्ट ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन इसी पैटर्न में आएंगे, ठीक है। अब देखें, अब यह क्वेश्चन हमारा देखें बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखो 0.0010। अब इसको क्या इज इक्वल टू, हम कह रहे हैं कि ये किसके बराबर है, यहाँ पर किसके बराबर है, तो ऐसे को हल करने के लिए देखिए 0.00 और 10, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये हमारा पॉइंट है इसको हम जब खत्म करेंगे यहाँ पर निशानी देंगे। अच्छा फिर क्या करना है कि यहाँ पर हमने 1 लिख दिया, पॉइंट खत्म 1 कर दिया। अब कितने हमारे पास जीरो हैं और कितने नंबर है हमारे पास, 1 2 3 4, तो 4 जीरो हमें देने पड़ेंगे, ठीक है। देखें मैं आपको अगर एक एग्जाम्पल दूं इसकी, ठीक है। अब यहाँ देखें, जो देखें अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.41, तो आप देखें जब इसको आप बदलाएंगे तो 0.4 क्या होते हैं, देखिए यहाँ पर तो हमने 0.41, यहाँ पे ये हमने पॉइंट खत्म किया, तो पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर, तो यहाँ पे हमने 2 जीरो डाल दिए, तो ये हो गया 14/100। तो ये इस तरह के सवाल इस तरह हल करते हैं, ठीक है। चलो हम अपने सवाल की तरफ जाते हैं। अब हमारा सवाल क्या है, ठीक है, अब देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या बच गया, तो देखो नंबर से पहले जो 0 0 तो हमारे काम की नहीं होती, क्योंकि अगर हम कभी 100 लिखें तो इस तरह हम 100 नहीं लिखेंगे, या 10 लिखें तो इस तरह हम 10 नहीं, तो हमारा क्या हो गया 10 अपॉन, तो यहाँ पे 1
0 कितने जीरो, 4 जीरो है, ठीक है। अब इनको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड कर जीरो वाले तो बिल्कुल आसान होते हैं, मतलब एक यहाँ पे एक जीरो तो एक जीरो से कट गया, तो हमारे पास आ गया 1/1000। तो हमने देखा 1/1000 कहाँ है, तो ये हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। तो आप, उम्मीद है मेरी, आप जो मैं बता रहा हूँ आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं बहुत स्पीड इसमें पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स में, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में दें, लेकिन आप समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊँ। अगर आपको समझ नहीं है तो आप इस वीडियो को रिवाइज करके आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर जीसीडी ऑफ 36 एंड 48। अब देखिए यहाँ पर मिलेगा जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि यहाँ पर हम HCF भी लिखते हैं, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर GCD हो या HCF हो तो ये इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको परेशान नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि ये जो इसको हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जो 36 है और 48 है, इसको हम एक ऐसे नंबर से डिवाइड करें जो बड़ा नंबर हो और इन दोनों को वो इक्वली क्या करें, डिवाइड करें। देखो इसको हल करने का एक आसान तरीका है, देखें इसको मैं एक शॉर्टकट तरीके से, इसके बहुत से तरीके होते हैं हल करने के, पर मैं आपको एक आसान तरीका बता रहा हूँ। आप इस जब भी आपको जीसीडी आ जाए तो आप इसको इस तरीके से जो है ना हल करना, 36 और 48, ठीक है। यही सवाल है, 36 48। अब क्या करना है, इनको हमें जो है ना डिवाइड करना है। किस तरीके से, फैक्टर्स के जरिए इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। देखें अब यहाँ पे क्या करना है, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 2 8 ज़ा 16, 2 4 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, ओके, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इन 2 से हम दोनों को डिवाइड किया, 2 से इन दोनों को डिवाइड किया। अब यहाँ से ज़ाहिर है 2 से नहीं हो रहा तो हम 3 से करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। अब देखें यहाँ पर 3, यहाँ पे 4। अब कोई ऐसा टेबल होगा जिसमें 3 भी हो 4 हो, ऐसा कोई टेबल जिसमें 3 भी हो और 4 हो, जो इनको ऐसा कोई भी टेबल नहीं है। देखो 1 का है तो वो काम का नहीं, क्योंकि वो हल नहीं होगा, अगर आप 1 से करेंगे तो हल नहीं हो सकता है वो। तो यहाँ पे हमें रोकना है, हम एक ऐसी जगह पे जाके इसको रोकेंगे जहाँ पर ये आगे डिवीजन ना हो। तो हमें क्या करना है, 2 मल्टी, ये जो हमने फैक्टर निकाले हैं ये फैक्टर सारा यहाँ पे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं हम। अब यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या है, ए में 6 है, बी में 8 है और हमारा सी में क्या है, 12 है। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। If John travels 60 miles in 2 hours, how many miles will he travel in 5 hours at the same speed? अब देखें ये तो बहुत ही आसान है। अब ठीक है, आप इसको अपने जो है ना डायरेक्ट माइंड से भी हल कर सकते हैं कि इसका जवाब क्या आना चाहिए, लेकिन मैं आपको इसका एक ट्रिक मेथड अच्छे से बताना चाहता हूँ ताकि आप उसको ट्रेडिशनली भी हल कर सकें, ठीक है। देखें कैसे होगा ये, देखें यहाँ पे जो बात हो रही है, अब एक होती है माइल्स की, मतलब डिस्टेंस और टाइम के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंस क्या है, ये हमारा 60 किलोमीटर है और हमने 2 आवर्स में ये कर लिया। अब वो कह रहे हैं कि आपने जो है ना 2 घंटे में 60 किलोमीटर सफ़र किया, तो आप 5 घंटे में कितना करेंगे, 5 घंटे में कितना करेंगे, ठीक है। तो आपको इस तरह ये ज़हन, तो अभी आपको क्या करना है, देखें इस तरह का सवाल आ जाए तो आपको क्या करना है, ये आमने सामने क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। 2 को हम x से मल्टी में 2 आ गया यहाँ पर, और हम जब 5 को 5 0 0 5 6 30, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो गए। आपको जैसे कि रूल पता है, रूल में क्या कि यहाँ पे 2x ये मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 0। तो यहाँ पर ये आपका क्या आ गया, 150 आ गया। तो हम देखते हैं हमारा जो 150 यहाँ पर ऑप्शन है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारा जो ए ऑप्शन है इसमें 150 माइल्स लिखा है, सॉरी मैंने किलोमीटर बोलते हैं, ये माइल्स की बात हो रही है, ठीक है। तो ये ख्याल रखना। तो यहाँ पर ये क्या आ गया, क्योंकि हमने इसको इस तरह से हल किया। अगर आपको बात समझ में आए तो ठीक है, तो आप फिर से वीडियो देखना। देखें समटाइम्स क्या होता है कि इस तरह के बहुत से और क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अच्छा देखिए, मैं आपके लिए इस तरह एक और क्वेश्चन बनाता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैंने एक सवाल कहा कि, मतलब मैंने कहा कि जो 10 रोटी हैं, ठीक है, 10 रोटी हैं, 10 रोटी जो है ना, एक बंदा जो है ना वो 2 दिन में, ठीक है, 2 दिन में बंदा 10 रोटियां खा गया, ठीक है, 2 दिन में बंदा क्या किया, 10 रोटियां खा गया। अगर हम इसी हिसाब से कहें कि अगर 5 दिन में वो कितना खाएगा,
तो यहाँ पे हमने कहा हमें पता नहीं कितना खाएगा, तो बिल्कुल वही बात है कि आमने सामने क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो ये 2x हो गया इक्वल टू 50 हो गया, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर रहा है। और इसी तरह यहाँ पे आ गया ये 2 2 1 2 2 2 4 2 5 10, तो x इक्वल टू 25। तो हमने ये कहा कि 2 दिन में अगर वो 10 रोटियां खाएगा तो 5 दिन में वो 25 रोटियां खाएगा। तो इस तरह की इसको हल करना है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, कभी कभार, अच्छा मेरी एक बात यहाँ पे नोट करें, तसल्ली करें, रिलैक्स करें। अब यहाँ पर एक और भी तरीका होता है। कभी कभार क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर हमने कहा 2 दिन में उसने क्या किया, 10 रोटियां खाई, तो 5 दिन में ज़्यादा, 5 दिन में तो रोटियां ज़्यादा खाएंगे, 2 दिन में 10 है तो 5 दिन अगर वो रहेगा तो रोटियां ज़्यादा खाएगा वो। अच्छा, अब क्या होगा, यहाँ पे जब हमने नंबर बढ़ाया तो यहाँ पे भी नंबर बढ़ गया, ये आप देख रहे हैं। कभी कभार ये रूल याद है, अगर यहाँ पे बढ़ा तो यहाँ भी बढ़ेगा, अगर यहाँ कम हुआ तो यहाँ पर भी कम होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 60% ऑफ 75, बिल्कुल ये भी बिल्कुल ईजी है। तो यहाँ पर परसेंटेज के भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, तो ये भी आसान है। ठीक है, मैं ये इनको हल करता हूँ आपके लिए। अब देखें, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 60% ऑफ 75, तो इनको हल करने का आसान तरीका है। देखिए यहाँ पर जो 60 है इसकी मतलब है 16/100, तो यहाँ पे जो हमारे परसेंटेज है उसको हम 100 में कन्वर्ट करेंगे और मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे। ठीक है, अब देखो ये, अब यहाँ पर इनको हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड करना है। तो एक तो बिल्कुल आसान बात है, जब आपको 0 0 मिल जाए तो आप 0 0 के यहाँ से काटना आपको। ठीक है, अब ये हो गया 6/10 मल्टीप्लाई 7 हो गया। अब यहाँ पे उसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 5 2 10, 5 1 5, 5 5 25। ठीक है, अच्छा ये यहाँ से भी कट रहे हैं, 2 1 2, 2 3 6। अब हमारे पास क्या बचा, 3/1 मल्टीप्लाई बाय 15। तो यहाँ पे हमारा जो अपॉन 1 होता है, ये काम करें तो 3 मल्टीप्लाई 15, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा 45। ठीक है, 50 1 50, 50 30, 50 3 45, तो 45 हमारा क्या गया, ये हमारा आंसर गया। तो 60 जो परसेंटेज है उसका 75 क्या होता है, 45 होता है। ठीक है, तो इसका हमारा जवाब यहाँ पर हम देखें हमारा आंसर कहाँ है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो बी आंसर यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा अब एक और सवाल इसका देखते हैं परसेंटेज का। In a class of 14 students, 20% are interested in mathematics. How many students are interested in mathematics? अब ये कह रहे हैं कि क्लास में जो 40 बच्चे हैं उसमें से 20% जो है वो इंटरेस्टेड है मैथमेटिक्स में। तो जो 40 में 20% है तो वो कितने बच्चे हैं। देखो ये भी आसान है बहुत, इसी तरह हल होगा ये भी, 40 और मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पे 40 मल्टीप्लाई 20, जिस तरह इसको बताना। अब यहाँ पे देखें, एक जीरो से गया और ये भी जीरो यहाँ से चला गया, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 4 मल्टीप्लाई 2, तो 4 2 8। तो 40 का जो हम 20% निकालेंगे 40 का, तो वो कितने हो गए, 8। तो मतलब इसमें से 8 बच्चे ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स में जो इंटरेस्ट रखते हैं। तो यहाँ पे आंसर कहाँ है, देखें, ये देखें हमारा ऑप्शन जो बी है ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह के आपको सवाल हल करने हैं। अच्छा, कभी कभार ये होता है, देखें मैं आपको ये बताऊं, कभी कभार ऐसे होते हैं कि आपको जो है ना नंबर दिया गया हुआ है, ठीक है, और कहते हैं कि इसकी आप परसेंटेज मालूम करें। जैसे कि आप स्कूल में आपके जो परसेंटेज निकाले जाते हैं, जैसे आपने कहा कि एक बच्चा है उसने जो 75 मार्क है, ठीक है, 75 मार्क टोटल 75 हैं, 75 में से उसने 45 हासिल किए, 75 में से 45 हासिल किए। तो अब आपसे ये कह रहे हैं कि इनकी परसेंटेज निकालें। तो आपको याद करना है जो टोटल नंबर होता है वो हम नीचे लिखते हैं और जो हासिल नंबर होता है वो उसको ऊपर करते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे। ठीक है, तो अब इसको कैसे हल करना है, देखिए यहाँ पर हम इन पर टेबल लगाएंगे। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि इसको मैं आसानी से टेबल लगा सकूँ। अब हम क्या कर रहे हैं, हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखें 5 1 5, ठीक है, 5 5 25, यहाँ पर 5 9 45। ठीक है, यहाँ पे अच्छा यहाँ पर हम फिर 3 का लगाएंगे, 3 5 15, 3 5 15 और 3 3 9। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 3/5 मल्टीप्लाई बाय 100। सही है, अब यहाँ पे क्या करना है, 5 1 5, 5 2 10 और 0 का यहाँ पे 0 आ गया और हमारे पास क्या बचा, 3 मल्टीप्लाई 20। तो 3 को मल्टीप्लाई 20 करने से तो हमारे पास क्या आएगा, 3 0 0, 3 2 6। तो मतलब ये हो गया कि उसकी जो परसेंटेज है वो 60% है। कितनी है, 60%। तो उसने जो
75 में से 45 मार्क हासिल किए हैं तो उसकी परसेंटेज क्या आ गई, 60% है। तो इस तरह परसेंटेज भी निकाला जाता है, ठीक है। तो ये आपका टोटल नंबर, ये हासिल नंबर और मल्टीप्लाई 100 से करना है। ये एक शॉर्टकट तरीका है, और से बहुत सी भी तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट तरीका समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अ रेक्टेंगुलर गार्डन हैज अ लेंथ ऑफ 15 मीटर्स एंड अ विड्थ ऑफ 10 मीटर्स। व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ द गार्डन। अब देखें, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। अब हमने कहा कि एक रेक्टेंगुलर है, ठीक है, रेक्टेंगुलर है एक, ठीक है। हम कह रहे हैं कि इसकी जो लेंथ है वो 15 है, और इसकी जो विड्थ है वो क्या है, 10 है, ठीक है, 10 और 15 सही है। अब ये एक रेक्टेंगुलर है, इसके पैरामीटर हमें मालूम करने, क्या मालूम करें, देखिए यहाँ पर देखिए ये लफ्ज़ क्या लगा, पैरामीटर। इसकी पैरामीटर हम मालूम करेंगे, तो हम पैरामीटर कैसे मालूम करें, ये तो बिल्कुल आसान है। देखिए ये भी 15 तो ये भी 15 और ये यहाँ पर क्या हो गया, 10 हो गया। देखिए अगर आपको किसी भी रेक्टेंगुलर की पैरामीटर आपको मालूम करनी है या स्क्वायर की पैरामीटर मालूम करनी है, तो आसान तरीका कि ये जितने भी साइड हैं इन सबको प्लस कर दिया आप, ठीक है। P इक्वल टू 50 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 10, ठीक है। तो ये 15 और 50 हमारे 30 हो गए, 30 ये 40 हो गए, 40 ये हमारे क्या हो गए, 50 हो गए। तो ये इस तरह हमने क्या किया, इसको आसानी से निकाला। तो हमने क्या किया, जो सारे साइड है वो हमने क्या कर दिया, इनको प्लस कर दिया। अच्छा, एक और तरीका होता है, वो तरीका क्या होता है इसका, कौन, P इक्वल टू टू लेंथ प्लस जो हमारे पास विड्थ है, इन दोनों को, ये एक फार्मूला है, ठीक है। फार्मूले के तरीके से आप हल कर सकते हैं। ये क्या है, ये हमारा जो पैरामीटर है रेक्टेंगल का, पैरामीटर रेक्टेंगल का, ये इसका फार्मूला है। तो हम क्या करें, P यहाँ पे 2, हमारा लेंथ क्या है, यहाँ पे हमारा लेंथ है 15 और हमारी विड्थ क्या है 10, ठीक है। तो P इक्वल टू ये 2 आ गया, ये मल्टीप्लाई, अच्छा हमारे पास 15 और 10 25 हो गए, ठीक है। तो हमें पता है 25 को हम 2 से मल्टीप्लाई तो क्या आ गया, 50 आ गया। तो ये इस तरह भी आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जवाब की तरफ चलते हैं। अब देखें हमारा जवाब कहाँ है, यहाँ पे हमारा जवाब जो डी ऑप्शन है 50 मीटर्स, ये हमारा जवाब आ गया, ठीक है। अच्छा, एक और इसी तरह का सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने बात की पैरामीटर की, तो हमने कहा पैरामीटर में ऐसे ही होते हैं कि आप प्लस कर दें। अब देखिए यहाँ पर हम कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल हैज अ लेंथ ऑफ 20 मीटर्स एंड अ विड्थ ऑफ 12 मीटर्स, व्हाट इज द एरिया ऑफ द पूल। अब हमने यहाँ पे क्या बात की, एरिया की बात की। यहाँ पे हमने बात की पैरामीटर की, यहाँ पे हमने बात की एरिया की। तो पैरामीटर हमने प्लस करके निकाला, लेकिन एरिया कैसे निकालते हैं, चलो हम समझते हैं। देखें, जब आप एरिया की बात करते हैं, ठीक है, हमारे पास ये एक रेक्टेंगुलर है, ठीक है। हमने यहाँ पे कहा का इसकी जो वो है क्या है, एक मिनट फिर से देखते हैं, 20, ठीक है। यहाँ पर है 20 और 12, ठीक है, ये है 20, ये है 12। अब देखें हम एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जब एरिया की बात होगी तो बिल्कुल पैरामीटर का, तो L मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ये मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। ये इसको फार्मूला जब, क्योंकि हम एरिया की बात कर रहे हैं, तो P इक्वल टू L हमारा क्या है, 20 और हमारा विड्थ क्या है, ये 12। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 0 0 2 2 ज़ा 4, 1 0 0 1 2 ज़ा 2, तो ये 0 ये 4, तो हमारा 240 आ गया, ठीक है। तो हम क्या करें, P इक्वल टू 240 मीटर्स। तो ये इस तरह इसको हमें हल करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा ऑप्शन, यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन बी है वो 240 स्क्वायर मीटर्स है, ये सही है, क्योंकि यहाँ पर हम एरिया की बात करें। जब एरिया की बात हो तो आप दोनों साइड को ज़रब करना, और जब पैरामीटर की बात हो तो जो चारों साइड होते हैं उनको सबको हमें प्लस करना है। तो यहाँ पे हम सबको प्लस करेंगे, और यहाँ पे जो हम 2 साइड है, हमारे कितने साइड, 2 साइड है, उनको हम आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह हम एरिया निकालते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद अ बेस ऑफ 8 मीटर्स एंड अ हाइट ऑफ 6 मीटर्स। देखिए जब भी ट्राइंगल की बात हो, क्या किसकी बात हो, ट्राइंगल की, तो इसका एक फार्मूला याद करें, 1/2 मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई बेस। तो ये एक फार्मूला आपको याद करना है, ठीक है। इसको हल कैसे करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई, आप देखिए यहाँ पर हम इसका या पहले हाइट देखें, हाइट कितने 6 मीटर्स और बेस कितने 8 मीटर्स है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, अब इनको हम क्या यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ देखें 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 3 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। अब इसको हमें हल करना है, 8 1 ज़ा 8 इज़ ज़ा 24, तो हमारे पास जवाब क्या आ गया, 24 स्क्वायर मीटर्स। तो ये एक फार्मूला आपको याद करना होगा, ठीक है। आगे चलते हैं।
देखें ये हमारे पास एक फिर सेक्शन जनरल नॉलेज का सेक्शन आ गया है। तो ये बहुत ही आसान है। देखिए मैं एक आपको पहले बताऊं, ये जो मैंने जनरल क्वेश्चन मैंने बनाए हैं तो ये जॉब रिलेटेड हैं। तो ये आपके पेपर में नहीं आएंगे, मतलब नहीं आए से मतलब ये कि आप जब इंटरव्यू देंगे तो आपके नॉलेज में थोड़ी बहुत पुलिस डिपार्टमेंट की नॉलेज आपकी जहन में होनी चाहिए, क्योंकि आप पुलिस कांस्टेबल बनने जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत आपकी नॉलेज होनी चाहिए। तो हो सके ये आपको इंटरव्यू में आपसे ये पूछ सकें। तो ये जॉब रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन देखने हैं तो आप देखें, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं देखे तो आप स्किप कर सकते हैं वीडियो को, ठीक है। आगे जाएंगे, उसमें रीजनिंग मदर टंग भी है। तो ये एक बात याद रखें कि आपके लिए हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो मैं इनको जल्दी जल्दी हल करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, व्हेन वाज सिंध पुलिस एस्टेब्लिश। तो हमने सिंध पुलिस कब एस्टेब्लिश हुआ, तो ये हो गया हमारा 1843 क्वेश्चन, ठीक है। हु इज द करंट हेड ऑफ सिंध पुलिस। और जो हमारे पास जो करंट हेड ऑफ सिंध पुलिस कौन हो सकता है, आपको पता है ये कौन होगा, इंस्पेक्टर जनरल मतलब आईजी होगा, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल ईजी है, थोड़ा बहुत आपके जहन में होने चाहिए। विच स्पेशलाइज्ड यूनिट ऑफ सिंध पुलिस हैंडल्स काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे काउंटर टेररिज्म ऑप्शन है ये मतलब इसको कौन हैंडल करता है, पुलिस डिपार्टमेंट में कौन सा जो डिपार्टमेंट में वो इसको हैंडल करता है। तो यहाँ पे देखिए अपना आपका जो ऑप्शन है डी है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, CTD, ये इसको क्या करता है, हैंडल करता है, ठीक है। अच्छा, which city serves as the capital of Sindh province where the headquarters of Sindh police are located। देखिए सिंध पुलिस जो आम जिसके होते हैं तो उनका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, कराची में होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, हु अपॉइंट्स द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ सिंध पुलिस। देखें यहाँ पर जो आईजी को कौन करता है, देखिए चीफ मिनिस्टर रिकमेंड करते हैं, ठीक है, कि वो देते हैं नाम कि इनको आप आईजी बना सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली तो नहीं बना सकता है, लेकिन वो उनके मशवरे से इनका नाम लेके फिर कर सकता है, अपनी तरफ से नहीं बोलते कि इसको मुझे आईजी बनाना है। तो ये आपको पता है। तो प्राइम मिनिस्टर ये क्या होता है, फेडरल गवर्नमेंट। तो फेडरल गवर्नमेंट का काम होता है किसी को आईजी सेलेक्ट करना, लेकिन रिकमेंड कौन करते हैं, जो जिस सूबे का होता है। अगर सिंध का चीफ मिनिस्टर तो वो रिकमेंड करेगा, हर सूबे के अपने जो है चीफ मिनिस्टर वो रिकमेंड करते हैं और नाम देते हैं, फिर मतलब और फोर्स भी करते हैं कि आप इसको आईजी बनाएं। तो उसमें काम वैसे किसका होता है, वो प्राइम मिनिस्टर का होता है, ठीक है, मतलब फेडरल गवर्नमेंट का। यहाँ पर तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अब फेडरल जो है ना गवर्नमेंट है, ये उसका काम है आईजी को जो है ना सिलेक्ट करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, विच रैंक इज हायर इन सिंध पुलिस हायरार्की, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है, मतलब एसएसपी और डीआईजी। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो है ना इसमें से कौन सा हायर रैंक में, तो आप सबको पता है वो क्या है, डीआईजी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ठीक है। तो एसएसपी से बड़ा डीआईजी है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विच ब्रिटिश ऑफिसर इज क्रेडिटेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिंध पुलिस ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा। अब ठीक है, आपको बिल्कुल ईजी है, वो है सर चार्ल्स नेपियर। ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं, which unit of Sindh police is responsible for investigating serious crimes and maintaining crime records। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो गया, वो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट। ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। व्हाट इज द हाईएस्ट रैंक एन ऑफिसर कैन अचीव इन सिंध पुलिस। आपको पता है वो क्या है, आईजी है, इंस्पेक्टर जनरल, ये हाई रैंक है, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारे क्वेश्चन है ये हमारे पेपर में आ सकते हैं, जो मैंने ऊपर बताया इसलिए जल्दी जल्दी में कि वो हमारे जॉब रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो हमारे एक नॉलेज में होने चाहिए, ठीक है। इंटरव्यू हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन ये हमारे जो है ना पेपर में ये हमारे काम के, ठीक है। ये आपको लाजमी देखने चाहिए। व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ फ्रांस, सबको पता है बिल्कुल, पेरिस। पेरिस जो है क्या है। अच्छा, इसके अलावा आप देखें ये जो हमने क्या क्या लिखा है, इसमें जो बी है रोम, इसका जो मतलब ये किसका कैपिटल है, ये है इटली, ठीक है। अच्छा, ये है मैड्रिड, ये किसका कैपिटल है, ये है स्पेन, ठीक है। अच्छा, ये बर्लिन, बर्लिन किसका है आपको पता है, ये है जर्मनी। तो ये आपको भी थोड़े बहुत याद होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं, हु रोट द नॉवेल 1984। ये बिल्कुल आसान है, हमारा जो ऑप्शन इसमें है वो है जॉर्ज ऑरवेल, ठीक है। आगे चलते हैं, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन दी वर्ल्ड, बिल्कुल आसान है, ये नाइल रिवर है, दरिया नील जो है वो है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट डिजर्ट इन दी वर्ल्ड, बिल्कुल ये हमारा ऑप्शन क्या है, सहारा डिजर्ट, बिल्कुल आसान है। अच्छा, हु पेंटेड द फेमस आर्ट वर्क द स्टेरी नाइट। तो हमारा सही ऑप्शन है इसमें ए ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही है, विंसेंट वैन गो। ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। विच प्लान इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। अब आपको पता है कि ऐसा प्लैनेट है जिसको हम मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो है बी वीनस, वो सही ऑप्शन हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और आपको ये आने भी चाहिए, जॉर्ज वाशिंगटन। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, व्हाट इज द लार्जेस्ट ओशन ऑन अर्थ। ये बिल्कुल इजी है, सबको पता है, ठीक है, आपने बार बार ये रिवर्स है। तो हमारा क्या है, पैसिफिक ओशन, ये हमारा क्या हो गया, लार्जेस्ट हो गया। अच्छा, ये जो एटलांटिक ओशन है ये कौन से नंबर पे है, ये सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है। इसी तरह इंडियन ओशन ये थर्ड जो है लार्जेस्ट है। अच्छा, यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर है आर्कटिक ओशन, ये हमारा सबसे हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, स्मॉलेस्ट है। तो ये हमारा पहले हो गया, ये 2, ये 3 और ये स्मॉलेस्ट हो गया। तो ये भी आपको इस तरह आने चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, विच फेमस साइंटिस्ट फार्मुलेटेड द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। ये बिल्कुल इजी नहीं, ये आपको तो पढ़े होंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, ये बी ऑप्शन, चार्ल्स डार्विन, ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा देखें, ये हमारी सेक्शन डी रीजनिंग जो है ना पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये आपको रिलैक्स होकर देखना है और ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो मैंने वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, इसमें मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत, ये मैंने खुद टाइपिंग की है, खुद आपके लिए बनाया है मैंने। तो इसलिए आप ये वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें। अगर इसमें कहीं थोड़ी ऊपर नीचे हो गई होगी टाइपिंग मिस्टेक की वजह से, तो आप उसको इग्नोर कर देना, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने बहुत काम किया है, तो इसमें हो सकता है कि टाइपिंग की मिस्टेक हो। चलो हम अपना रीजनिंग का शुरू करते हैं, रिलैक्स होकर इसको देखना है, ठीक है। देखें, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक ब्लड रिलेशन निकालना है, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन के। अब हमारे अगर एक्स इज द ग्रैंड फादर ऑफ वाई, जो एक्स है, जो एक्स है वो ग्रैंड फादर क्या है, वो वाई का ग्रैंड फादर है, ठीक है। जेड इज द फादर ऑफ वाई, अब जो जेड है वो फादर है किसका, वाई का, फादर किसका है, वाई का। हाउ इज जेड रिलेटेड टू एक्स, अब जो है ना जेड और एक्स का रिश्ता आपस में क्या है, ये यहाँ पे पूछ। देखें, इससे पहले आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ठीक है, आप वो ज़हन में रखें। देखें, इस सवाल को हल करने से पहले आपको थोड़ा ये बात समझना चाहिए। एक बार समझाऊंगा तो इंशाल्लाह आप इसको हल कर लेंगे। अगर आपने पहले देखिए, जो हमारे अपर जनरेशन होती है, ठीक है, क्या होती है, अपर जनरेशन, जो हमसे बड़े होते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं, जैसे कि उसमें कौन कौन था, जैसे कि हमारे वालिद साहब हैं, ठीक है, हमारी वालदा है, ठीक है, इसमें हमारे ग्रैंड फादर, ठीक है, और इसमें हमारे ग्रैंड मदर भी हैं, ठीक है। इसके अलावा कौन है, हमारे अंकल हैं और हमारे क्या है इसमें, आंट। तो ये हमसे क्या है, अपर है। तो इस देखें, जो हमसे अपर जनरेशन है उनके लिए हमने क्या किया, लाइन एरो बनाया। क्यों मैं बनाया, मैं आगे आपको समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा, एक लाइन हमें यूं बना रहे हैं, ये क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जो हमारे सेम एज के होंगे, सेम एज मतलब जो हमारे एज के होंगे, एज से मुराद ये कि एक सेम एज में क्या होता है, जैसे कि हमारे ब्रदर हैं, हमारे भाई हैं, वो हमारे एज के हैं, ठीक है, हम हमारे साथ होंगे, सेम मतलब सेम जनरेशन होंगे। सेम एज से मतलब सॉरी, सेम जनरेशन, इसको हम कह सकते हैं सेम जनरेशन। तो ये हमारे सेम जनरेशन के हैं, उसमें हमारे ब्रदर हैं, उसमें हमारे क्या हैं, सिस्टर हैं, और हमारे क्या हैं, कज़न भी हैं। तो ये हमारे सेम, इसके लिए हम जो लाइन बनाएंगे वो यूँ सीधी बनाएंगे, ठीक है। तो ये अब मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा, आगे आप समझ लेना। अच्छा, जो हमसे छोटे होंगे, जो हमसे छोटे होंगे, तो हमसे छोटे कौन हो सकते हैं भाई, उसमें ज़ाहिर है हमसे जो छोटे होंगे वो हमारा बेटा हो सकता है, हमारी उसमें हमारी जो है वो बेटी हो सकती है, उसमें हमारे जो कौन वो हमारे क्या होंगे, जो हमारे नेफ्यू होंगे उसमें, और हमारे क्या हो सकते हैं, वो हमारे नीस वगैरह, ये हमारे जो है ना लोअर जनरेशन के होंगे। तो ये हमारे हो सकते हैं। अब मैंने ये एक एरो बनाया ऊपर, ये अपर जनरेशन के लिए, और एक एरो हमने ऐसे बनाया, ये हमारे सेम जनरेशन के लिए, और एक एरो मैंने नीचे बनाया, ये हमसे जो लोअर जनरेशन उसके लिए। तो ठीक है, तो अब देखें, अब यहाँ पे मैं सवाल थोड़ा हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारा सवाल यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ पर ये सवाल है हमारा, पहले मैं सवाल आपको दिखाऊं। अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो, एक मिनट, एक्स इज द ग्रैंड फादर ऑफ वाई, एक्स जो है वो मैं यहाँ पे हल कर लेता हूँ, ठीक है, वहाँ कॉपी में यहाँ पे हल कर लेता हूँ। एक्स जो है वो एक्स जो है वो क्या है, वो है ग्रैंड फादर है वाई का। अब ज़ाहिर है ये ग्रैंड फादर कौन है, अपर जनरेशन, तो उसको ऊपर करेंगे, और जो इससे लोअर जनरेशन होगा कौन है, वो है वाई, ठीक है, ये आपको ज़हन में रखना है। तो ये हमारा क्या है, ये ग्रैंड फादर है, और ये उसकी जो है ना ग्रैंड डॉटर हो गई या ग्रैंड सन है, तो वो बाद में देखेंगे। तो ये x जो है वो ग्रैंड फादर है y का। अच्छा, आगे देखें, z इज द फादर ऑफ y। अब हम कह रहे हैं जो z है वो फादर है y का, मतलब y के जो वालिद साहब हैं वो कौन है, z। तो ज़ाहिर है इनके वालिद है तो इनसे ऊपर होंगे, तो ये हमारा क्या आ गया, z आ गया, ठीक है। हाउ इज दी z रिलेटेड टू x,
अब z और x का ताल्लुक आपस में क्या है, तो बिल्कुल आपको पता चल गया है कि ये आपस में क्या है, ठीक है। तो जाहिर है, तो ये इनके ग्रेट फादर है और ये इनके वालिद साहब हैं, तो जाहिर है इनके वालिद साहब ये हो गए, तो मतलब ये जो यहाँ पर z इज रिलेटेड टू x, तो मतलब z x का क्या है, तो बिल्कुल आसान है, z जो x का क्या है वो है सन बेटा है। तो आप मेरी बात को समझिए। इस तरह एक और मैं आपको सवाल बता रहा हूँ, ठीक है, आप इसको समझने की कोशिश करें तो ये इंशाल्लाह आपको आसानी से हल हो जाएंगे, ठीक है। देखें, ए इज दी अंकल ऑफ बी, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ ए जो है वो अंकल है बी का। अब मैं देखिए यहाँ पे थोड़ा हल करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ए है, ठीक है, और ये अंकल किसका है, बी का है, तो यहाँ पे बी कर दिया क्योंकि अंकल बड़ा है, बी से छोटा है। बी एज अ सिस्टर, ठीक है, बी इज अ सिस्टर सी। अब जो है ज़ाहिर है ये एक सेम जनरेशन के हैं, तो जो बी की वो जो बहन है, जो बी इज अ सिस्टर सी, तो यहाँ पे ये क्या है, इसकी सिस्टर हो गई, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, देखें, अब फादर है, सन है या डॉटर है, ये कैसे पता चलेगा आपको। देखें, अगर वो मेल है, अगर कोई मेल हो तो उसके लिए आप जो है ना प्लस की निशानी लगाएं, अगर कोई फीमेल हो तो आप उसके लिए माइनस की निशानी लगाएं, ठीक है। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं ए इज अंकल ऑफ बी, ए अंकल है बी का, और जो बी है उसकी एक सिस्टर है, तो ये क्या है, सी क्या हो गया, ये फीमेल है तो ये सिस्टर हो गई। लेकिन हम कह रहे हैं डी इज द फादर ऑफ सी। अब हम कह रहे हैं कि जो डी है, ये डी ये फादर ऑफ किसका है, ये सी, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि जो है डी फादर किसका है, सी का। अब ये इसका अबू तो ज़ाहिर है इसके अबू है। अब ये जो है ये इसके अंकल हैं, तो ये इसके भी अंकल है, ठीक है। अब अब ये अंकल, अब देखिए अंकल क्या, चाचू और मामू दोनों भी हो सकते हैं, हम दोनों को अंकल कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये जहन में होना चाहिए। अब ये इसका अंकल है तो ये इसका अंकल भी है, लेकिन ये जो इसके वालिद साहब है, ये फादर है, फादर किसके हैं, इन दोनों के फादर हैं। जब ये इनके अंकल है, ये इनके फादर है, तो ये आपस में क्या होंगे, इनका कहते हैं कि हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। तो जो ए हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, तो ये आपस में क्या होंगे, जाहिर है ये आपस में क्या होंगे, ब्रदर होंगे, ठीक है, ये आपस में क्या होंगे, ब्रदर होंगे। कैसे ब्रदर होंगे, कैसे ब्रदर, ज़ाहिर है ये इनका चाचू है। अच्छा, एक बात आपके ज़हन में ये रहा है, अगर ये इनका मामू होता, अंकल तो मामू भी होता है, देखिए यहाँ पर ब्रदर इन लॉ, अगर फिर इसका ये बहनों ही होता है ना, अगर ये इनके मामू होता तो फिर इसके बहनों ही होता, लेकिन यहाँ पे देखिए ब्रदर इन लॉ का कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस लॉजिक को भी आप समझना, अगर ब्रदर इन लॉ का ऑप्शन ऐसा हो सकता है ये ब्रदर इन इसके लॉ हो, लेकिन यहाँ पे इसका कोई ऑप्शन नहीं है, तो ब्रदर का ऑप्शन है, तो मतलब ये इसका भाई है। तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। आगे चलते हैं। अब देखें, ये क्वेश्चन दिखने में कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल आसान है। अगर इसको हम इसी तरीके से हल करेंगे तो ये बिल्कुल आसान है, ठीक है, इसमें इतना ये मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब मैं इसमें हल करने की कोशिश करूंगा। आप देखें, बी इज द फादर ऑफ क्यू, ठीक है, बी इज द फादर ऑफ क्यू, मतलब बी जो है वो अबू है क्यू का, ठीक है। बी हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रन, बी के सिर्फ 2 बच्चे हैं। क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, क्यू जो है इज द ब्रदर ऑफ आर का भाई है। आर इज द डॉटर ऑफ पी, आर जो है वो पी की जो है ना वो डॉटर है। ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, ए जो है वो ग्रैंड डॉटर किसकी है, पी की है, मतलब ए जो है वो पी की नवासी है। एस इज दी फादर ऑफ ए, एस जो है यहाँ पर एस में बड़ा कर दूं थोड़ा, एस इज दी फादर ऑफ ए, एस जो है फादर ऑफ ए का। हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू, अब आपका दिमाग चकरा होगा ये क्या हो रहा है, क्या सिस्टम चल रहा है, लेकिन देखिए मैं इसको आपको आसान करने की कोशिश करूंगा, थोड़ा मैं इसको सेटअप कर लूँ एक मिनट। अब देखें, हमने जो अपर जनरेशन और लोअर उसके हिसाब से हम करेंगे। अब हम कह रहे हैं बी इज द फादर ऑफ क्यू, देखें बी हमने लिखा, अब बी किसका फादर है, ये है क्यू का, तो यहाँ पे बी ज़ाहिर है ये मेल है, इसको प्लस कर दिया। अब इसका पता नहीं, इसका फिलहाल पता नहीं है, आगे देखते हैं। तो बी जो है फादर है क्यू का। अब कहते हैं बी हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रन, अब बी के जो है ना 2 बच्चे हैं, एक कौन सा वो अभी फिलहाल यहाँ पे पता नहीं है, आगे चलते हैं। अब हमने कहा क्यू इज़ द ब्रदर ऑफ आर, अब क्यू जो है वो भाई है किसका, आर का। अब यहाँ पे क्या है, ज़ाहिर है सेम जनरेशन है, तो ये ब्रदर है, ये आर का भाई है, ठीक है। अच्छा, हमने अब आगे क्या किए हैं, अब समझ रहे बात को। हमने कहा आर इज़ द डॉटर ऑफ पी, जो आर है वो डॉटर किसकी है, पी की है, तो इसकी ये बेटी है, ठीक है, इसकी बेटी है। आप देखें ये फादर है, तो ये फादर इनका है, तो इसका भी फादर है, तो इसकी जो है ना आर इज दी डॉटर ऑफ पी, ये इसकी बेटी है, तो ये आपस में क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए, आपस में क्या हो गए, ये हस्बैंड वाइफ, ठीक है। तो हस्बैंड वाइफ ये आपस में हो गए, आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, बिल्कुल ईजी है, परेशान नहीं होना, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या कर रहे हैं हम
क्या कह रहा है, ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी। अब हम कह रहे हैं ए जो है वो ग्रैंड डॉटर है पी की ग्रैंड डॉटर है, तो यहाँ पर पी है तो इसकी ग्रैंड, इसकी नवासी है, तो इसकी नवासी, अब देखिए ये इसकी बेटी है तो इसकी नवासी, तो ज़ाहिर है वो जो इसकी नवासी, इसकी जो नवासी इसकी बेटी होगी तो ये इसकी क्या होगी, लोअर जनरेशन होगी, तो ये क्या हो गया, ए यहाँ पे आपका आ गया। ठीक है, तो मतलब ये ए जो है ये इसकी नवासी है तो ए इसकी बेटी हो गई, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ए हमने कहा ए इज दी ग्रैंड डॉटर ऑफ पी। ठीक है, आगे देखते हैं, एस इज द फादर ऑफ एफ। अब हम कह रहे हैं एस इज द फादर ऑफ ए, सॉरी एस इज द फादर ऑफ ए। अब हम कह रहे हैं जो एस है वो फादर ऑफ, जो फादर है किसका, ए का, मतलब ए का फादर कौन है, ए का फादर कौन है, एस है। ठीक है, ए का फादर को हो गया, एस हो गया। अब देखिए ये ए आर ए की मदर है और एस जो है वो ए का फादर है, तो ये आपस में क्या हो गए, हस्बैंड एंड वाइफ हो गए। आप बात समझ रहे होंगे, इंशाल्लाह समझेंगे आप बात को। अच्छा आगे चलते हैं, अब क्या कह रहा है, हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू, हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू। अब यहाँ पर क्यू और एस का आपस में रिलेटेड क्या है, रिश्ता क्या है। ठीक है, अब बात बिल्कुल इजी है, देखें यहाँ पर ये तो बहन भाई है, ठीक है, आर इसकी माँ है और एस इसके वालिद साहब है। अब ये ज़ाहिर इसके क्या हो गए, मामू हो गए, तो ये आपस में इनका रिश्ता क्या हो गया, तो ज़ाहिर ये इनके बहनों ही हो गए, ब्रदर इन लॉ हो गए। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ये जो हमारा डी ऑप्शन है ब्रदर इन लॉ, ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, आप इनको इस तरह हल कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं है तो आप इस वीडियो को रिवाइज करके आप फिर देख सकते हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपको इस बात को समझ में नहीं आ रही है, इंशाल्लाह मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए तो मैं यही कोशिश करूंगा अभी अब से जो है ना, मैं हर एक के लिए अलग अलग वीडियो बनाऊं। ठीक है, क्योंकि ये मुझे खुद को भी बनाने में बहुत तकलीफ हो रही है, आपको पता नहीं है शायद, तो मैं किस अंदाज से किस तरीके से मैं बनाने की कोशिश करूँगा। तो इसलिए कहीं पर अगर मुझसे ऊपर नीचे हो गई तो आप समझ रहे, गलती तो इंशाल्लाह नहीं होगी, लेकिन एक बात मैं हो सके कि कहीं किस तरह हो जाए तो, पर खैर कोई बात नहीं, क्योंकि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ बहुत मैंने इस पर मेहनत की है। चलो आगे चलते हैं। खैर अब देखें, ए इंट्रोड्यूस नाजिया अली, सॉरी अली इंट्रोड्यूस नाजिया एज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माय फादर्स वाइफ, हाउ इज नाजिया रिलेटेड टू अली। ये आप बगैर मीनिंग देख के समझ कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको मीनिंग समझाने की कोशिश करूंगा। अली इंट्रोड्यूस नाजिया, अली ने जो है ना नाजिया की तारुफ कराई एज दी डॉटर, कि ये बेटी है, ऑफ द ओनली सन, इकलौता बेटा किसका, ऑफ माय फादर्स वाइफ, माय फादर्स वाइफ मेरे वालिद साहब की बीवी, मेरे वालिद साहब की बीवी क्या होगी, तो मेरी वालदा होगी। तो मैं कह रहा हूँ जो मेरे वालिद साहब की जो बीवी, उसका उसके इकलौते बेटे की, इकलौते बेटे का ये बेटी है। मेरी बात समझ रहे हैं आप, ओनली सन। अब ये क्या कह रहे हैं, अली इंट्रोड्यूस नाजिया एज द डॉटर ऑफ द ओनली सन, इकलौता बेटा किसका, माय फादर्स वाइफ। अब भाई अब मैं कह रहा हूँ जो मेरे वालिद साहब की जो वाइफ है उसका इकलौता बेटा वो कौन हो सकता है, इकलौता बेटे की बात करो तो मैं खुद ही हूँगा वो, तो मैं खुद की बात कर रहा हूँ ना उसमें। तो मैं कह रहा हूँ हाउ इज नाजिया रिलेटेड टू अली, तो नाजिया का अली से क्या रिश्ता है, तो बिल्कुल नाजिया अली की क्या हो गई, तो डॉटर हो गई, बिल्कुल ईजी है, तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। तो यहाँ पे आपको सवाल समझने की कोशिश करना चाहिए। ये जो लाइन में लिखा है ओनली सन ऑफ माय फादर्स वाइफ, इकलौता मेरे मेरे वालिद साहब के जो है ना, मेरे वालिद साहब की जो वाइफ है उसका इकलौता बेटा, ठीक है, तो इकलौता बेटा मतलब एक बेटे की बात हो रही है, तो वो कौन हो सकता है, वो मैं खुद हो सकता हूँ। तो जब मैं खुद होऊंगा तो ये जो नाजिया है वो क्या होगा, तो इसकी बेटी होगी। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको। अच्छा आगे चलते हैं, फाइंड द सीक्वेंस नंबर। अब सीक्वेंस नंबर की थोड़े मिक्स होने चाहिए, सीक्वेंस नंबर का आ गया। अब देखिए सीक्वेंस नंबर में हम क्या कह रहे हैं, 3, 8, 15, 20, इसके बाद क्या आएगा। अब देखें आपको लॉजिक इस्तेमाल करने होते हैं। तो अब देखें, अब 3 के बाद हमने 8 किया, इसके तो बीच में फ़र्क क्या आ रहा है, 5 का फ़र्क आ रहा है, मतलब 5 और 3 हमने मिला के क्या कर दिया, 8 कर दिया। अच्छा इनके बीच में क्या फ़र्क आ रहा है, इनके बीच में हम 7 का फ़र्क आ रहा है, मतलब 7 और 8 हमने मिला के क्या किया, 15 कर दिया। अच्छा इनके बीच में क्या फ़र्क आ रहा है, इनके बीच में 11 का फ़र्क आ रहा है, क्योंकि हमने 11 और 15 मिला के 26 कर दिया। अब हम ये कौन सा नंबर लगाएं जिसमें कोई, अब देखो फ़र्क क्या, अब यहाँ पे तो देख के हमने फ़र्क लगा दिया। अब यहाँ पे क्या करें, अब देखें, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक तो हमारे पास यहाँ पे लॉजिक खत्म हो गया। अब हम पीछे आएंगे, अब यहाँ पे हम नोट करेंगे कि हमने जो डिफरेंस रखा है वो कौन से नंबर है हमारे, इवन नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं। अगर ये आपने पढ़े होंगे इवन ऑड नंबर्स का, ये तो ये लाजमी पढ़ने हैं, ठीक है, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, ये आपको पढ़ने चाहिए। अब देखिए,
अब मैंने कहा ये हमारे क्या हैं, ये प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, ठीक है। 5 का टेबल है तो 5 में ही आएगा, 7 का टेबल 7 में आएगा, 11 का टेबल है। अब हमें प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर कैसे कैसे होते हैं, 5 के बाद क्या होता है 7, 7 के बाद 11। अब देखें प्राइम नंबर हम कह रहे हैं कि एक ऐसे नंबर होते हैं जो अपने टेबल में आते हैं। अब जो इसके बाद अगर हम मिसाल के तौर पर 11 के बाद हम 12 लिखते हैं, तो जो 12 है वो 2 के टेबल में भी है और वो 3 के टेबल में भी है, वो अपने टेबल में है, 6 के टेबल में भी, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, 13 आ गया। 13 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर होता है, ठीक है। क्या होता है, प्राइम नंबर। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसके बाद प्राइम, ये जो प्राइम नंबर इसमें हम 13 क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो हम क्या करेंगे 20, इसमें प्लस करेंगे, 369 हो गए और 2139, तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया 39, ये हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। देखें हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन दी फॉलोइंग फिगर्स। अब ये फिगर्स है, इसमें कितने ट्राइंगल है, ठीक है। अब 1 2 3 4 आपको 4 नजर आ रहे हैं, लेकिन याद करें जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में आए और आपसे पूछें कि कितने ट्राइंगल है, ठीक है, तो ये देखें 1 2 ये 3 ये 4। देखें जो लास्ट नंबर है 4 है, इसको ये 4 है, इसको आपको क्या करना है, 4 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 4 मल्टीप्लाई 2, 4 2 ज़ा 8, तो इसमें हमारे पास क्या हो गया, ये हमारा 8 ट्राइंगल है। ये आपका मतलब आपको याद करना है। मिसाल तौर पर मैं आपको एक और मिसाल, अगर इस तरह होता, ये देखें, ठीक है, मैंने बनाया। अब ये 1 2 3 4 5 6, तो 6 को हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 2 ज़ा 12, तो हमारे पास यहाँ पे कितने ट्राइंगल से 12। इस तरह ये आपको हल करने होंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा मैं एक और आपको बात बताना चाहूँ, ये देखो यहाँ पर जो हमारा ये शेप है, ये हमारा रेक्टेंगल या स्क्वायर का हो सकता है। ये अगर ट्राइंगल का अपना शेप आ जाए यूँ इस तरह, ठीक है। अब देखें ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, तो यहाँ पे कितने 1 और 2। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो लास्ट नंबर है उसको हमने डबल कर दिया है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है, ट्राइंगल में ऐसा नहीं होता है। ट्राइंगल में क्या होगा कि यहाँ पर ये प्लस होंगे, 1 + 2 = 3, तो हमारा एक और एक एक एक, तो ये हमारा ट्राइंगल है, एक ये और एक ये हमारा ट्राइंगल है, तो कितने हो गए 3 हो गए। अगर इसी तरह मैंने एक और बना दिया, ठीक है, मैंने एक और बना दिया, अब मैंने इसको कितने कर दूँ, ठीक है। मैंने अब देखें 1 2 3, अब ये जो इनको क्या करना है, देखें ट्राइंगल होते हैं तो इनको प्लस करें, 1 + 2 + 3। अब 1 और 2 कितने हो गए 3, 3 और 3 कितने हो गए 6, मतलब यहाँ पे इसमें 6 ट्राइंगल है हमारे। तो ये आपको ख्याल करना है, जो स्क्वायर और रेक्टेंगल वाले होते हैं उनका जो लास्ट डिजिट होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन जो खुद ट्राइंगल वाले होते हैं उनका जितना आप जितने भी उनके पहले गिने जितने भी होंगे उनको आपस में उनको क्या करना है, प्लस करना है। जो प्लस करेंगे तो आपका क्या आंसर आ गया, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखें हमने कहा टॉम इज 5 years ओल्डर देन मैरी। जो टॉम है वो 5 साल बड़ा है किससे, मैरी से। इफ मैरी इज 20 years ओल्ड, अगर मैरी जो 20 साल की है तो हाउ ओल्ड इज टॉम, तो टॉम कितने साल का हुआ। देखिए अगर आप इसको अपने माइंड से करेंगे तो बहुत आसान है। देखिए 5 साल कौन बड़ा है, टॉम बड़ा है। अब जो मैरी है वो 20 साल की है, मैरी 20 साल की है, तो 5 साल टॉम बड़ा है, तो क्या हो गया, इसके जवाब आ गया 20 वो और 5 ये, तो ये क्या हो गया 25 साल हो गए। एक तो इस तरह आपने हल करना किया कि ये हो गया, लेकिन एक और इसका ट्रेडिशनल वे होता है जिससे आप यहाँ हर सवाल तो आप इस तरह नहीं कर सकते। ये तो सवाल आसान था आपने कर लिया, और इस तरह के इंशाल्लाह सवाल आएंगे आसान आएंगे, लेकिन अगर इसका एक और तरीका है जिससे सारे सवाल हल होंगे, मैं आपको वो थोड़ा बताना चाहता हूँ। अब देखें यहाँ पर, देखें सपोज करें अब कह रहे हैं कि टॉम की एज क्या है, ठीक है। अब मतलब प्रेजेंट में देखें, अब मैं एक और चीज़, जब आप प्रेजेंट की बात करते हो ना, प्रेजेंट की, प्रेजेंट में इसका एज क्या है, तो याद करें हम उसमें प्लस करते हैं। अगर कोई प्रेजेंट में एज पूछे तो प्लस करते हैं, और फ्यूचर की जो भी एज होती है उसमें भी हम प्लस ही करते हैं, ठीक है, उसमें भी हम प्लस करते हैं। लेकिन अगर पास्ट हो तो पास्ट में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ये आपको जहन में हो। अब हम कह रहे हैं कि प्रेजेंट में, ठीक है, प्रेजेंट में टॉम की एज क्या है। आप सवाल समझ गए होंगे, ठीक है, सवाल पढ़ लेना आप। अब देखें फॉर एग्जांपल जो प्रेजेंट है उसमें हम जो टॉम की जो एज होगी उसमें को हम क्या करेंगे, ये एक्स है, ठीक है, हम सपोज करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि उसकी एज क्या है। अब मैं यहाँ पर आपको एक ट्रेडिशनल वे पढ़ा रहा हूँ जो हम टीचिंग वे से बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। अब जो मेरी है, अब मेरी की हम कह रहे सपोज जो मेरी की एज है वो क्या है, वाई, ठीक है, मेरी की एज वो है, हमने क्या कर दिया, वाई कर दिया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो टॉम की जो एज है वो क्या है,
जो मेरी की एज है, ठीक है, मेरी की एज जो है उससे जो 5 साल क्या है, जो टॉम बड़ा है, ठीक है। ये मेरी की एज है, ज़ाहिर है मेरी की एज से जो है ना वो टॉम 5 साल बड़ा है। तो हमें हमें ये पता है, देखें हमें ये पता है जो वाई है वो किसके बराबर है, 20 के बराबर है। किसके 20? क्योंकि हमने कहा कि जो मेरी की एज है वो 20 साल है। तो यहाँ पर देखें, अगर हमने कहा वाई, वाई कौन है? मेरी। अगर मेरी की उम्र 20 साल है और 20 में से हमने 5 जोड़ दिया तो ये क्या हो गया? एक्स इज इक्वल टू 25। तो ये एक इस तरह का ट्रेडिशनल वे होता है, इस तरीके से हम हल करते हैं, ठीक है। देखें, मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, सुने पहले गौर से। यहाँ पर जो बराबर की निशानी आई है इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो एक्स की जो वैल्यू होगी वो इनके बराबर होगी, मतलब जो एक्स है वो इनके बराबर है, ये ज़हन में होगा। तो हमने जो एज निकाला, क्या निकाला? जो एक्स के, देखें जो एक्स है वो क्या है? अब मैंने यहाँ एक्स कितना निकला? 25 निकला। तो मैं यहाँ पर एक्स में 25 लिखूंगा, ठीक है। वाई की जो एज क्या थी मेरी की, वो 20 है, और प्लस 5 किया तो 25 इज इक्वल टू 25। तो याद करें तो ये बराबर आने चाहिए। तो ये आपको मैं एक बता रहा हूँ कि मैंने ये इक्वेशन किस तरह बनाई, कि इस तरह बनाया कि यहाँ पर जो एक्स की जो एज है वो बराबर है किससे? इससे बराबर है, मतलब यहाँ पे ये बराबर होंगे। अगर आप यहाँ पे बराबर नहीं करेंगे तो आपका जवाब ये नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, मैं समझ गया हूँ कि आपको ये थोड़ा समझ में नहीं होगा, इसलिए मैंने एक और आपके लिए सवाल लिखा है, तो उसको पढ़ते हैं, इंशाल्लाह उसके ज़रिए से आपको समझ क्लियर हो जाएगा। अब देखें, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द एज डिफरेंस बिटवीन पीटर एंड हिज सिस्टर एना इज 8 ईयर्स। हम कह रहे हैं कि जो पीटर और इसकी बहन एना है, इनके बीच में 8 साल का फ़र्क है। कितने साल का फ़र्क है? 8 साल का फ़र्क है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं इफ़ एना इज़ 22 ईयर्स ओल्ड। हम कह रहे हैं अब अगर जो एना है वो 22 साल की है, हाउ ओल्ड इज़ पीटर? तो पीटर कितने साल का होगा? देखो, इनको भी मैं आपको अब मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने के लिए, लेकिन है आपको आसान। अब देखें, हम सपोज करते हैं जो जो पीटर है उसकी एज क्या है? एक्स है, और जो एना है उसकी एज क्या है? वाई, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इनका डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस होता है, यहाँ पे डिफरेंस करना है। तो हमें क्या करना है कि हम जब एक्स माइनस वाई करेंगे तो हमें ये इस तरह की इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। अब देखें, पीटर की एज एक्स है और जो एना की एज है वो वाई है, ठीक है, हमें ये पता है। अभी हम ये कह रहे हैं जो वाई तो बराबर किसके? वाई बराबर है 22 के, जो एना की एज है बराबर 8, क्योंकि 8 क्या है? ये इसका डिफरेंस है बीच का। अब हम क्या करेंगे, जो एक्स है अगर बराबर 8 यहाँ लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू 30। तो ये इस तरह का क्या हो गया इसका सवाल। तो यहाँ पर क्या हो गया, अगर जो एना की उम्र 22 है तो जो पीटर की उम्र वो क्या होगी? 30 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या देखेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं समझ सकता हूँ कि आप यहाँ पे थोड़े कंफ्यूज हो गए, लेकिन चलो ठीक है, जो हमारे एज के होंगे इंशाल्लाह मैं इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी मैं कोशिश करूंगा छोटे छोटे वीडियो बनाऊं, मतलब हर किसी के अलग अलग बनाऊं, तो वो थोड़ा जल्दी होंगे। ये मैंने क्या कर दिया कि एक पूरे सिलेबस का बना दिया, पर ये आप वीडियो लाजमी देखें और मुझे लाजमी इसमें कमेंट देना। मैं बार बार मैंने इसमें बहुत मेहनत की है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो 9 है, द रेशन ऑफ सॉरी द रेशो ऑफ, ये रेशो हो गया ना, ये रेशन लिख दिया, ये रेशो हो गया। द रेशो ऑफ एजेस ऑफ अली एंड वली 3:4। 4 years ago दिस रेशो वाज 5:7। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ अली एंड वली? अब देखें, ये जो रेशो वाले एज है ना, ये आप समझ जाओगे, ये बिल्कुल ईजी होते हैं, ये बिल्कुल आसान होते हैं। पहले आप क्या करो, जब भी आपको रेशो वाले एज मिले तो आप इनको यहाँ पे पहले लिख दें इस तरह, ठीक है। ये आपको इस तरह हल करना है, ये फिर दूसरा आ गया, सही है, आपने कर लिया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए अब अब यहाँ पे देखिए, ये जो अली है तो अली का हमने जो रेशो निकाला वो क्या है? 3 है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया अली। अब यहाँ पे क्या करना है कि ये जो अली का रेशो यहाँ पे पहले आप लिखें, लिख दिया आपने। अच्छा, यहाँ पे आगे देखिए, ये इसका क्या लिखा है? 4 years ago। तो 4 ईयर अगो, तो ये हमने क्या है? 4 साल पहले, तो यहाँ पे हम 4 मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, देखो ये हमारे पास क्या है? ये 5 और 7 है। 5 और 7 के बीच में डिफरेंस क्या है? 2 का डिफरेंस है, तो वो 2 आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मैं जो एक बार बता रहा हूँ उसको ऐसे ही करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, यहाँ पे 7 को 3 से और 4 को 5 से, तो 7 3 21, ठीक है, और 5 4 20, ये माइनस करना है आपको। 7 3 21, 5 4 20, तो 21 में से 20 के तो कितना बचा? 1 बचा, तो वो जो यहाँ पे 1 बचेगा वो इसके नीचे लिखना है, ठीक है। इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। अब देखें, यहाँ पे इनको मल्टी 3 4 12, 12 12 2 24,
तो हमारे पास अली की जो एज आई है वो क्या आ गई 24। अब यहाँ पे आप देखें, आपको ज़्यादा परेशान जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए अली की एज क्या है 24 है, तो यहाँ पे अली 32 20 एम, तो हम समझ गए कि हमारे पास जो ऑप्शन हमें यहाँ पर जो वली है इसकी एज निकाल की ज़रूरत नहीं है। कुछ सवाल में होते हैं कि दोनों की एज निकालनी ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर ट्रिक आप इस्तेमाल करें तो यहाँ पर हमारे अली की जो एज है वो 24 है, तो वली की 32 हो गई। तो अगर आप इसी तरह उनको हल करेंगे तो आपको जवाब आ जाए। नंबर मैंने आपके लिए एक और क्वेश्चन लिखा है ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। ठीक है, द रेशो ऑफ एजेस ऑफ अली एंड हिज फादर इज 1:5। ठीक है, अब वही काम देखो मैंने वहाँ पे किया, यहाँ पे करना है। ये आपका आ गया, ये रेशो लिखना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा काम ये है। ठीक है, पहले आपको ये कर लिया, आपने ये कर लिया। अच्छा, उसके बाद क्या है कि हमें क्या करना है, अली की एज मालूम करनी है। ठीक है, यहाँ पे अली लिखा हुआ, तो अली का यहाँ पर क्या है, ये 1 लिखा हुआ। अच्छा, कितने आफ्टर 7 ईयर्स, तो ये आपके 7 ईयर्स से हो गया। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 3 और 8 के बीच में कितने का, 5 का डिफरेंस है, तो यहाँ हमने 5 लिख दिया है। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो यहाँ पर ये 8, ठीक है, और ये यहाँ पर 5, तो 5 3 ज़ा 15 और 8 1 ज़ा 8। ठीक है, हमने क्या किया, 15 में से 8 हमने निकाला, तो हमारे पास कितने बचे, 7 बचे। तो वो 7 हमें क्या लिखना है, यहाँ लिखना है। तो ये 7 से कट गए। ठीक है, 7 से कट गए, तो हमारे पास अली की एज क्या आ गई, 5 ईयर्स आ गई। ठीक है, जो अली की उम्र क्या आ गई, 5 ईयर्स। अब आप यहाँ पे देखें, जो अली की उम्र है वो 5 ईयर्स यहाँ पे आ गई है। ठीक है, अच्छा, ये यहाँ पे अली की उम्र 5 ईयर्स ओल्ड, और उसके वालिद साहब की क्या हो गई, 25 हो गई। ठीक है, क्या हो गई, 25। अच्छा, यहीं पर अगर मैं इसके अली के फादर का एज निकालूं, ठीक है, जैसे यहाँ पे तो 5 आ गया, तो आप एक लॉजिकली समझ गए हैं कि अली इज़ 5 ईयर्स ओल्ड और उसके अब्बू का 25, तो 25 जो है हम कैसे निकालेंगे। देखें, इसके अली यहाँ पे 1 है, इसके फादर का क्या है, फादर का यहाँ पे क्या है, 5 है। अच्छा, यहीं पे आफ्टर 7 ईयर्स ये 7 लगा दिया। अच्छा, डिफरेंस अभी कितने का है, 5 का है, और हमने यहाँ डिफरेंस कितने निकाला, 7 का है, तो 7 से कटा, तो आप 5 मल्टीप्लाई 5 5 5 ज़ा 25, तो देखिए 25 का आ गया। तो इस तरह इनको आपको हल करने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, देखें, ये अब बहुत से लोगों ने यही कि सर मदर टंग पर मदर टंग, तो मदर टंग की वीडियो आ गई है। ठीक है, अब इंशाल्लाह ये उर्दू मदर टंग है, इसके बाद सिंधी मदर टंग हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले उर्दू को देखते हैं। देखें, कुछ सवाल बहुत आसान है, कुछ को आपको समझने चाहिए। तो देखें, हमारा उर्दू के पहले नावल निगार का क्या नाम है। ठीक है, आप समझ गए होंगे, आपने अगर पढ़े हैं तो आपको पता है। जो हमारा यहाँ पर लास्ट ऑप्शन लिखा है डिप्टी नज़ीर भट्टी, ये जो है उर्दू के पहले नावल निगार का नाम है यहाँ पर। ठीक है, हमारा तो ये ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, वेट। अच्छा, अब आगे चलते हैं। दूसरा है जासूसी नावल का आगाज़ किसने किया। तो आपको ये पता है, यहाँ पे ये जो हमारा ऑप्शन यहाँ पर है, इब्न सफ़ी। इब्न सफ़ी ने जासूसी नावल का आगाज़ किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, कभी कभार ये है, ये जो इब्न सफ़ी है इसका असल नाम जो है वो इसरार अहमद था। ठीक है, इसरार अहमद। अच्छा, ये जो मैं आपको मदर टंग पढ़ा रहा हूँ, इनकी जो एक्सप्लेनेशन मैंने की है वो पीडीएफ में मैंने दी है। तो जब मैं आपको पीडीएफ सेंड करूँगा तो वो इनके बारे में मज़ीद मालूमात लिखे हुए हैं। ठीक है, तो वो आप वहाँ से आप पढ़ लेना मज़ीद। ठीक है, अच्छा, आगे चलते हैं। अब उर्दू के किस शायर को उमर ख़याम कहा जाता है। तो ये हम सबको पता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, हमारा ऑप्शन होगा रियाज़ खैर आबादी। ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, उर्दू के किस शायर को उमर ख़याम कहा जाता है, वो है रियाज़ खैर आबादी। ठीक है, तो ये जो रियाज़ खैर आबादी है, इसका मुकम्मल नाम आपको पता होगा, वो है सैयद रज़ा अहमद। ठीक है, सैयद रियाज़ अहमद है, इसका पूरा नाम है सैयद रियाज़ अहमद। तो ये जो है ना, इसकी थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए। आगे चलते हैं। देखें, देखिए, शेर के आखिर में आने वाले अल्फाज या लफ्ज़ के मजमूए को देश कहते हैं। क्या कहते हैं इसमें, मतला, मक्ता, रदीफ़ या काफ़िया। तो आप सबको पता है जो इसका सही ऑप्शन क्या है, वो है रदीफ़। तो शेर के आखिर में आने वाले अल्फाज या लफ्ज़ के मजमूए को क्या कहते हैं, रदीफ़ कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, आते जाते लिखे पढ़े ग्रामर में क्या है। देखें, यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा क्या है, फ़ेले मज़ारे। देखिए, फ़ेले मज़ारे आते हैं जाते हैं। तो आते एक हम कह रहे हैं जो है ना, वो इस मज़ारे होता है जो हाल और मुस्तकबिल दोनों को मिलाकर बात कही जाए तो उसको हम फ़ेले मज़ारे कहते हैं। तो इसको जो है ना मैंने बयान किया हुआ है, तो आप वो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जो है ना पीडीएफ में ज़रूर पढ़ लेना, तो आप इसको समझ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हमारे।
नज़म के लुग़वी माना क्या है? तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, या हमारा यहाँ दाल में तंजीम और तरतीब करना, ये क्या है, ये हमारे जो नज़म है उसके लुग़वी माना है। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, आंखें फेर लेना क्या मतलब है? तो आपको ये सबको पता है आंखें फेर लेने का क्या मतलब होता है, ये बिल्कुल आसान है। उसमें देखें आप, हमारे पास है राह से भटकना, धोखा देना, बेमरवत हो जाना या नाराज़ हो जाना। तो हम इसको कहते हैं बेमरवत हो जाना। आंखें फेर लेना का मतलब ये है बेमरवत हो जाना। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इसका कद सर विकी की तरह लंबा है, ये किसकी मिसाल है? मतलब ये जिसका कद है वो सर विकी है या कोई भी है उसकी उसकी तरह लंबा है। देखें, जब हम कह रहे हैं उसकी तरह, अब यहाँ पे आप खुद समझ रहे हैं, यहाँ पे जो तशबिया है, हम किसी को तशबिया दे रहे हैं, हम कंपेयर करेंगे, आप इंग्लिश में कंपेरिजन यहाँ पर करें, जो ये तशबिया है उसकी मतलब मुशाबियत करें कि ये इस तरह का है, तो ये इस तरह के जुमले होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, दर्ज झेल में दिए गए तमाम अल्फाज सवालिया जुमले बनाते हैं सिवाय, सब सवालिया जुमले बनेंगे, क्या है, क्यों है, कौन है, लेकिन यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है ये सवालिया नहीं बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इकबाल ने मून मार्केट से नया कलम खरीदा, दिए गए जुमले को पहचान करें। तो ये क्या है, तो ये हमारा क्या है, जुमला फ़ेलिया। ठीक है, बकाया ये जो मैंने दिए हुए हैं तो आप इनको पढ़ लेना कि ये क्या होते हैं, जुमला इस्मिया क्या होता है, जुमला इस्तकबालिया क्या है। तो यहाँ पर ये क्या है, इकबाल ने मून मार्केट से नया कलम खरीदा, तो ये हमारा जुमला फ़ेलिया है। ठीक है, आगे चलते हैं, शेर के आखिर में अल्फाज होने वाले, अच्छा ये सवाल रिपीट हो गया, ठीक है इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यादगार गालिब के मुसन्निफ का क्या नाम है? अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो ये यादगार गालिब के मुसन्निफ का नाम क्या है? अल्ताफ़ हुसैन हाली। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, गैर मुइन शख्स के लिए बोले जाने वाले अल्फाज को क्या क्या कहलाते हैं? ठीक है, जब गैर मुइन, इसका मतलब ये है कि देखें इसका तो जवाब हमारे पास है वो क्या है, ये है इसमें ज़मीर। ठीक है, ये जो इसमें ज़मीर है ये इसमें मार्फा की एक किस्म है। ठीक है, अच्छा इसमें ज़मीर हम क्या कहते हैं, देखो वो इसम जो किसी शख्स या नाम के बजाय, किसी शख्स या नाम के बजाय बोला जाए उसे हम क्या कहते हैं, इसमें ज़मीर कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक जुमला बताऊँ, खुदा एक है वो सबका मालिक है, मतलब खुदा एक है वो जो ये तो क्या हो गया, इसमें ज़मीर आपको पता है ये प्रोनाउन की हम बात कर रहे हैं, ये उस हिसाब से होगा। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं, ऐसी कहानी जिसमें ज़िंदगी के किसी एक पहलू के किरदार पर रोशनी डाली गई हो क्या कहलाता है? तो बिल्कुल वो आसान है, उसको क्या कहते हैं, अफ़साना कहते हैं। ठीक है, अफ़साना ये ऐसी कहानी है जिसमें ज़िंदगी के किसी भी पहलू के किरदार पर रोशनी डालेगी, उसको हम अफ़साना कहते हैं। नॉवेल तो नहीं कहते हैं, ड्रामा तो नहीं, तो दास्तान भी नहीं है। ठीक है, ये अफ़साना होता है। ठीक है, अफ़साना एक कहानी होता है, इसको हम कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, मिसरे के लुग़वी माने क्या है? मिसरा के जो है लुग़वी माने क्या होते हैं? देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा वो है दरवाजे का पट, ये ऑप्शन है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना आप थोड़ा कंफर्म कर लेना। ओके, अच्छा आगे चलते हैं, इस्म फेल हर्फ किसकी अक़साम है? ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें क्या हो गया, ये एक कलमे की अक़साम है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, आसमान सर पर उठाना से क्या मुराद है? ठीक है, तो इसका आप देखें यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इसमें होगा बहुत शोर-गुल करना, आसमान सर पर उठाना, बहुत शोर-गुल करना। ठीक है, आगे चलते हैं, अच्छा यहाँ पे जवाब भी लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने जवाब भी लिख दिया है। ठीक है, ये जवाब आ गया है इसमें, ये असल में जो की आपको मिलेंगे, ये कीवर्ड में जो है ना मैंने आंसर वो दिए हुए हैं, तो यहाँ पर ये इसका जो है ना जवाब आ गया। ओके, आसमान सर पर उठाना, बहुत शोरगुल करना मुराद है, ये उसकी में आपको ये आंसर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, ज़िंदगी शम्म की सूरत हो खुदाया मेरी किसकी मिसाल है? ठीक है, अब हम कह रहे हैं जो हमारी ज़िंदगी है वो शमा की सूरत में हो, ज़िंदगी शमा की सूरत। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए हम तशबिया कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को शमा से क्या कर रहे हैं, तशबीह कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, इमामुल खुतूत किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल वो किसको कहा जाता है, गालिब को कहा जाता है। ठीक है, जेब कतरा ग्रामर की रूह से क्या है? तो वो क्या है, वो है इसमें फ़ाइल। ठीक है, ये उर्दू के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब जो है ना वो जो सिंधी मदर टंग है, देखें ये काफ़ी वीडियो लेंदी हो गई, तो मेरा मकसद था कि ये सारे जो है ना मैं कंप्लीट कर लूँ। तो अब जो सिंधी मदर टंग है, मैं इंशाल्लाह उसकी वीडियो 1-2 दिन में ही अपलोड कर लूँगा। तो आज ये वीडियो अपलोड करके तो मैं वो दूसरी सिंधी मदर टंग, क्योंकि अभी सिंधी मदर टंग उसमें आप ये देख रहे हैं, ये मेरे पास है, मौजूद है। ठीक है, तो मैं ये इंशाल्लाह कल जो है ना ये परसों वीडियो बना के
अपलोड करूँगा, क्योंकि मैंने जो जितने क्वेश्चन बताए जो उर्दू के, शायद आपको मज़ा नहीं आया, मैंने बहुत जल्दी जल्दी बता दी, मैंने एक्सप्लेन नहीं किए हैं। तो इस तरह मैं नहीं कहता हूँ कि हिंदी का भी इस तरह एक्सप्लेन करूँ। तो इंशाल्लाह मैं फिर से उर्दू के लिए अलग से और इंग्लिश के लिए भी अपलोड करूँगा, और दूसरे भी जो हमारे रीजनिंग होंगे, जनरल नॉलेज है, वो भी मैं इंशाल्लाह अभी इनको सेपरेट करके अलग जो है ना वो वीडियो बनाऊँगा। तो यहाँ तक के लिए खुदा हाफ़िज़, दुआ में याद रखें। आप सबको जो है ना मेरा नंबर पता है, तो उस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको ज़रूर पीडीएफ सेंड करूँगा। तो मैं यहाँ पर फिर भी अपना एक नंबर लिख लेता हूँ, जिन दोस्तों को जो न्यू होंगे तो ये इस नंबर पे वो मुझसे रब्ता करेंगे, तो मैं उनको जो है ना इंशाल्लाह ये पीडीएफ जो है ना सेंड कर दूँगा। जो सिंधी पीडीएफ है मैं वो आपको वो भी सेंड कर दूँगा, ताकि वो आप पढ़ लें, और उसके लिए फिर बाद में मैं वीडियो बनाऊँगा। तो यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखें।